गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म भौगोलिक चेतन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिविज्म क्या है? अपने अगस्त काम्टे जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Positivism is a set of philosophical approach that seek to apply scientific principle and methods. Positivism is a philosophical movement that emphasizes on science and scientific method as the only source of knowledge and which stood in sharp contrast to religion and metaphysics. तो क्या कहता है इसमें? इसमें कह रहा है कि पॉजिटिविज्म क्या एक फिलोसफिकल अवधारणा है जो साइंटिफिक मेथड एंड जो प्रिंसिपल्स है उन पर फोकस करता है और किस पर जोर देता है? साइंस पर और साइंटिफिक मेथड पर। और साइंस है और जो साइंटिफिक मेथड है ना, वो सोर्स का जो नॉलेज का एकमात्र सोर्स ही है, जो है अपना साइंटिफिक मेथड हो गए और साइंस है। और ये क्या है, किसका विरोध करता है? जो रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स है ना, उसका विरोध करता है, उनका कंट्रास्ट करता है। वैल्यूज हो गई अपनी, ट्रेडिशन वगैरह, रिलीजन हो गए, उनको क्या ये नहीं मानता, उनके विरोध में है ये अवधारणा। पॉजिटिविज्म कम इनटू आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये कब आया? 1789 में जो अपनी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद में अपना प्रत्यक्षवाद की अवधारणा आई। ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय अगस्ट काम्टे। जो इसके डेवलपर कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं, वो अपने क्या है, अगस्ट काम्टे है, जो एक फ्रांसी विद्वान थे और जो सोशियोलॉजी के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, वैज्ञानिक कह सकते हैं, फिलोसफर है, दार्शनिक थे और राजनीतिज्ञ भी है। पॉजिटिविज्म रिजेक्ट दोज फिलोसफिकल थॉट विच आर बेस्ड ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशन। ये क्या है, उनको रिजेक्ट करता है, जो क्या है इमोशंस या काल्पनिक होते हैं, उनको ये रिजेक्ट कर देता है कि ये साइंस के अंदर नहीं आते, प्रत्यक्षवाद के अंदर ओनली साइंटिफिक मेथड चलते हैं, ऑब्जेक्टिव चीज़ें आती है, सब्जेक्टिव को ये रिजेक्ट करता है। ठीक है। तो क्या है पॉजिटिविज्म? क्या है देखिए, एक आदर्श विरोध दर्शन है। आप सोचेंगे आदर्श विरोध क्या हो गया? ये आदर्श विरोध क्या होगा? जो इमेजिनेशन हो गई अपनी, इमेजिनेशन को क्या है ये फॉलो नहीं करता, मानता नहीं और रिजेक्ट कर देता है, तो वो हो गया अपना आदर्श विरोध। संवाद, परंपराएं, ट्रेडिशन हो गई, पसंद हो गई, एटीट्यूड, सौंदर्य, संतुष्टि का वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो अपना एटीट्यूड है, यानी कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो वो वैज्ञानिक रूप से नहीं है, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव चीज को मान्यता प्राप्त नहीं करता, ये ऑब्जेक्टिव को मानता है। ठीक है। विज्ञान मूल्य मुक्त तटस्थ है। थोड़ा हिंदी टफ है ये। विज्ञान मूल्य मुक्त, तटस्थ, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। मूल्य मुक्त मतलब वैल्यूज को नहीं मानता, तटस्थ मतलब न्यूट्रल है, जो कह दिया साइंस ने वो कह दिया, मतलब इसके अंदर जो है ना, इसका जो निष्कर्ष निकला वो एक होगा, न्यूट्रल ही है वो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। निष्पक्ष है मतलब भेदभाव नहीं करता, जो रिजल्ट आया वही रहेगा। और वस्तुनिष्ठ है। ठीक है। तो अपना जो ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी में जो अपने पॉजिटिविज्म की स्टार्टिंग कब हुई? पॉजिटिविज्म की स्टार्टिंग हुई थी 1950 के दशक में। उससे पहले क्या था, अपना जो ज्योग्राफी को उसको डिस्क्रिप्टिव रूप में स्टडी करते थे, उसमें वैज्ञानिक विधियाँ नहीं थी, उसको ओनली वर्णनात्मक रूप से स्टडी किया जाता था। तो लोगों ने कहा कि अपने जो ज्योग्राफी है उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहिए। वैज्ञानिक बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स, मैथमेटिकल रूल्स, एम्पेरिकल मेथड्स को क्या है जोर दिया, भाई ये आने चाहिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, मात्रात्मक क्रांति 1950 के दशक के ज्योग्राफी को एक विचारात्मक से नोमेथेटिक विज्ञान में बदल दिया। उसमें क्या कहते हैं कि इसमें नोमेथेटिक में क्या आ जाएगा, अपना साइंस आ जाएगी, मैथ, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड आ जाएगा। ठीक है। न्यूट्रल होगा, ये सब क्या है इसके अंदर आ जाएगा। ये विचार 1950 से 1980 के दशक में ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म को महत्व दिया था। हालांकि 1980 के दशक के बाद पॉजिटिविज्म विचार की आलोचना हुई। तो 1950 और 1980 के दशक में क्या हुआ कि पॉजिटिविज्म बहुत प्रचलित हुआ, लोगों में फैल गया कि हाँ ये सही है, ये अच्छा है। लेकिन 1980 में कुछ विचारधाराएं इसके अगेंस्ट में आई। इसके अंदर कहते हैं मानवतावाद की अप्रोच आ जाएगी, रेडिकलिज्म आ जाएगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये, जो क्या है इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो इसका मीनिंग देखते हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या है? एक फिलोसफिकल मूवमेंट है। इट रिकॉग्नाइज साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है
और क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म इज ए फिलोसफिकल सिस्टम डीपली रूटेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो क्या है, ये साइंस एंड मैथमेटिकल पर फोकस करता है। इट्स बेस्ड ऑन द व्यू दैट वट एवर एग्जिस्ट कैन बी वेरीफाइड। जो भी एग्जिस्ट करता है वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई किसके थ्रू करते हैं हम? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के थ्रू। ठीक है, जो हम देख, मान लो आज कोई किसी जगह हम सर्वे करने जाते हैं, तो सर्वे में हम क्या इकट्ठा करते हैं? हम डाटा इकट्ठा करते हैं। तो डाटा के थ्रू ही हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। ठीक है, उसी के द्वारा ही हम वेरीफाई करते हैं कितने कास्ट के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड है। तो उसका डाटा हमें उसकी माध्यम से प्राप्त होता है। वही पॉजिटिविज्म कहना चाहता है कि हम जो वट एवर एग्जिस्ट कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल लॉजिकल प्रूफ। ओके, positivism was also described and empiricism derived from the Greek word। तो इसको क्या है, इसको किसके द्वारा करते हैं हम डिस्क्राइब? इसके द्वारा, जो अपना एम्पेरिसिज्म है। और इसका जो है ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड एम्पायर, इसका मीनिंग क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है इसका मतलब। प्रमोटेड साइंस एंड साइंटिफिक मेथड एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, वही बात आ रही है जो बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अगस्ट काम्टे इज वाइडली नॉलेज एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। तो इसको फादर बोला जाता है अगस्ट काम्टे को, अपना पॉजिटिविज्म का। इन्होंने ही लाया था, ये जो लाए थे पॉजिटिविज्म की थ्योरी। तो अगस्ट काम्टे ने कहा कि जो अपने समाज का विकास है वो काफ़ी 3 स्टेज में होता है। वो स्टेजेस देख ले। सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 3 स्टेज। तो इन्होंने 3 स्टेज बताई है। जो फर्स्ट है उसमें थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल में क्या होता है कि जो समाज का विकास है ना, वो उसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। सब गॉड, भगवान पर विश्वास करते थे। जो भी होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, पहले से लिखा हुआ है, जो होना है होकर रहेगा, उसको कुछ कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, यूनिवर्स मतलब सब कुछ है जो करता है, ये कहता है इसमें। इन द फर्स्ट स्टेज इनिशियली सोशल बिलीव दैट ईच एंड एवरी नेचुरल इवेंट इज डन बाय गॉड। इसमें कह रहा है कि कोई भी इवेंट होता है उसके पीछे भगवान का कारण है। हाँ, आंधी आ गई, भगवान ने किया। बारिश आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ये भगवान की मर्जी से हुआ है। ठीक है, हाँ, तो भगवान ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। फर्स्ट स्टेज ये है। और सेकंड जो स्टेज है वो है अपनी मेटाफिजिकल। इसमें क्या कहते हैं कि कर्मा, आजकल तो कर्मा का बहुत चला हुआ है। इन द सेकंड स्टेज हिस्टोरिकल फैक्ट कर्मा फिलोसफी इट आर यूज टू वैलिडेट द इवेंट। हाँ, जो हम करते हैं ना वो हमें वापस मिलता है। जैसे हमने एक बंदे को गलत कर दिया तो वो वापस हमारे पास आएगा कभी न कभी। तो वो मेटाफिजिकल कहता है। इन इंडियन सोसाइटी इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। इंडियन सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि दैट पीपल सफ़र और गेन बिकॉज ऑफ हिज हर हर प्रीवियस लाइफ कर्मा। प्रीवियस जो उन्होंने पिछली लाइफ में जो किया ना, उनका जो कर्म है, कर्म किया हुआ ही उनके पास आएगा। उन्होंने अच्छा किया है तो उनके पास अच्छा आएगा, बुरा किया है तो बुरा आएगा। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा मेटाफिजिकल में। और जो है थर्ड है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिविज्म। इस स्टेज में क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं इन द थर्ड स्टेज रिसर्च इज बीइंग डन ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इवेंट कोज। इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन हम स्टडी करते हैं। कोई भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे एक कारण होता है होने का। जैसे रैन हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्यों हुई है रैन, टेम्परेचर हाई हो रहा है तो क्यों हुआ है, इसका कोज एंड इफेक्ट साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो ये हो जाएगा इसके पॉजिटिविज्म के। साइंटिफिक मेथड्स लाइक एक्सपीरियंस, इंस्पेक्शन, टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन आर यूज टू वैलिडेट द इवेंट लाइक डे नाइट, सीजनल चेंज, रेनफॉल, टाइड्स, earthquake etc। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। पहले कहा जाता था कि अर्थक्वेक आया है तो भगवान ने किया है। बट आज के ज़माने में हमें पता है, हम जियोग्राफी स्टडी करते हैं तो हमें पता है अर्थक्वेक के पीछे क्या है। प्लेटों के बीच में जो क्या कहते हैं हलचल होती है, एक प्लेट दूसरी से टकराती है या दूर जाती है तो क्या है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, हमें पता है आज, क्योंकि हमने साइंटिफिक स्टडी किया है। ये पॉजिटिविज्म का एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया।
पॉजिटिविज्म इज एन एंटी आइडियलिस्टिक फिलोसफी है जो आदर्शवाद का विरोध करती है। ट्रेडिशन हो गए जो एस्थेटिक सर्टिफिकेशन है उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये साइंटिफिकली सही नहीं है तो इनको वे नहीं मानती। और ये न्यूट्रल है, साइंस है जो वैल्यूज़ को नहीं मानती है और इम्पोर्टेंस नहीं देती है। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा इतनी स्टडी करने के बाद कि पॉजिटिविज्म की क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती है। फर्स्ट है साइंस इज़ द ओनली वैलिड नॉलेज। हाँ, इसमें हमने जो जो पढ़ा है उसमें कह रहा है साइंस ही एक ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है, साइंस के द्वारा ही हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, तो साइंस ही एक ओनली वैलिड नॉलेज है और कुछ नहीं है इसमें। पॉजिटिविज्म डेनिज इन इंट्यूशंस, प्रियोर रीजनिंग, थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज। तो हमने जो इसके सोशल डेवलपमेंट में देखा था तो उसके अंदर 3 स्टेज बताई थी अपनी। 3 स्टेज थी सोशल डेवलपमेंट की। तो जो फर्स्ट थी वो क्या थी? वो थी अपनी थियोलॉजिकल। सेकंड थी मेटाफिजिकल। तो ये दोनों को क्या करता है? डेनिंग करता है। ये नहीं मानता कि जो होता है, लेकिन ये क्या करता है? जो हो गए अपने सो साइंस को मानता है, ये रोक मानता नहीं है। जो है अपना वैल्यूज़ हो गई, अपने नियम हो गए, ट्रेडिशन हो गए, रिलीजन हो गए, इनको नहीं मानता, भगवान वगैरह को। ठीक है, ये उनको नकार देता है। थर्ड है फैक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जो अपना फैक्ट है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फैक्ट होगा उसी के द्वारा ही हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी एक लॉजिक होता है हर चीज़ के पीछे, कुछ न हो घटित होने के पीछे। ठीक है। Positivism assumes that natural and social phenomena are governed by law and can be predicted based on the cause and effect relationship। हम कोई भी चीज़ है उसको हम किसके द्वारा स्टडी करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके द्वारा स्टडी करते हैं। लॉ होंगे उसके, कोई भी चीज़ है उसका लॉ होगा, नियम होगा। जैसे मान लो कोई ये बस्ती है, ये गोलाकार रूम में ये हो गई, ठीक है, बनी है ये, तो इसका कारण क्या है? या तो यहाँ पर कोई तालाब होगा या कोई बड़ा पॉन्ड होगा, ठीक है, या रिवर होगी, तो उसके आसपास ये ऐसे हो जाएंगे। और कोई चौराहा है तो उसके आसपास ऐसे हो जाएंगे, ये घर है जो अवस्थित। तो इसके कारण है, लो है ये अलग अलग। तो इस कारण होता है, कोज एंड इफेक्ट होता है, इसके पीछे कार्य करता है। पॉजिटिविज्म बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस, थॉट, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड रैशनल थॉट। जो कहता है ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है ना वो साइंस के द्वारा हो जाती है, एडवांसमेंट उसके द्वारा होती है, बिलीव करता है ये। ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड आर यूज टू एनालाइज जियोग्राफिकल फेनोमेना। जो क्वांटिटेटिव मेथड का एक इम्पोर्टेंट टर्म ही अपनी पॉजिटिविज्म है। पॉजिटिविज्म इसके अंदर हम मैथमेटिकल को लेकर चलते हैं, मैथ को, साइंस को, लॉजिक, तथ्य हो गए, अपने एम्पेरिकल मेथड। तो वो क्वांटिटेटिव मेथड से ही है गाइज। इट अवॉइड पर्सनल और आइडियोलॉजिकल बायसनेस। ये क्या है? आइडियोलॉजिकल को नहीं मानता ये, अपना पर्सनल विचार को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवनेस को मानता है। फोकस किस पर करता है? साइंस को। न्यूट्रल है ये। कोई भी ज्योग्राफी फेनोमेना की स्टडी करता है तो ये साइंस पर करेगा और न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया। तो अब है अपने लॉ ऑफ पॉजिटिविज्म। तो लॉ ऑफ पॉजिटिविज्म में क्या आ जाएगा? प्रत्यक्षवाद है, उसने कैसे आने वाले जो समाज है उसको प्रभावित किया। इसमें ये आएगा कि जो है पॉजिटिविज्म आया तो उसके द्वारा जियोग्राफी में क्या क्या चेंजेस आए या कौन से मॉडल्स या थ्योरीज का निर्माण हुआ, ये आ जाएगा। ठीक है। द लॉ ऑफ पॉजिटिविज्म रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक अनुशासनात्मक वैज्ञानिक ढंग से जियोग्राफी का विकास हुआ प्रत्यक्षवाद आने के बाद। उससे पहले इसमें साइंस की बहुत कम मान्यता थी। आज हम जियोग्राफी को एज ए साइंस देखते हैं। इसमें हम स्टडी कितनी ब्रॉड लेवल पर करते हैं। ठीक है। इसके कुछ की एस्पेक्ट देख लेते हैं पॉजिटिविज्म में, मतलब मुख्य बिंदु कह सकते हैं, मुख्य पहलू क्या है प्रत्यक्षवाद में जो हम स्टडी करते हैं। तो अपना फर्स्ट एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव एनालाइज। तो हम इसमें कोई भी सोर्स है या सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो उसका हम एम्पेरिकल या ऑब्जेक्टिव एनालाइज करते हैं। एम्पेरिकल एनालाइज कैसे करते हैं इसमें, या ऑब्जेक्टिव एनालाइज कैसे करते हैं? तो पहले डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते थे, उसका वर्णन करते, विवरणात्मक करते थे पहले। तो अब विवरणात्मक न मानकर हम क्या करते हैं? हम उस चीज़ की खोज करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं। ठीक है। तो कोई रिवर है उसके अंदर सेडिमेंट का पता लगाना है तो हम उसके क्या करेंगे? उसका सर्वे करेंगे अलग डिफरेंट टाइप से, मैपिंग करेंगे,
ठीक है, कोई एरिया है उसकी सोइल के बारे में जानने के लिए या एरिया कवरिंग के बारे में जानने के लिए, ठीक है, प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं हम, ये आ जाएगा। और सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड मॉडल्स। तो इसके अंदर क्या हुआ कि के एस्पेक्ट एंड मॉडल्स में सेकंड पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेथड, मात्रात्मक विधियां और मॉडल्स का उपयोग किया जाने लगा। तो मैथ का उपयोग हुआ, साइंस का हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ, साइंस और मैथ जो ज्योग्राफी को मिले, ज्योग्राफी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज होने लगा, जैसे रिग्रेशन मॉडल हो गया अपना, रिग्रेशन मॉडल और कोरिलेशन हो गया, ये क्या है, ये साइंस में आए, इनके द्वारा हमने काफ़ी साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझना शुरू किया, ठीक है। इसमें और आ गया, हाँ, ये यूज ऑफ मॉडल लाइक सेंट्रल प्लेस थ्योरी और ग्रेविटी मॉडल इन ह्यूमन जियोग्राफी। ग्रेविटी मॉडल मतलब कि ग्रेविटी न्यूटन के नियम पर आधारित है, दूरी बढ़ती है तो क्या कहते हैं, दूरी बढ़ेगी तो क्या कहते हैं, अपना जो इंटरेक्शन कम होगी, अगर दो एरिया पास पास है तो उनके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, कोई एरिया है वो क्या कहते हैं ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। सर्च फॉर यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक नियमों की खोज। तो सार्वभौमिक नियमों की खोज, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा भूगोलविदों ने यह मानना है कि जो कुछ भी घटना होती है या स्पेशल इंटरेक्शन होता है उसके पीछे कोई ना कोई लो कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कोई भी अपना इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगी है अपने किसी एरिया में, तो मान लो वो वहाँ पर ऐसे नहीं लगती, उसके पीछे क्या कार्य करता है, फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल होगा, जहाँ अच्छा मात्रा में रॉ मटेरियल मिले उस इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर लगेगी, लेबर अच्छी मिल जाए, सस्ती मिल जाए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। जहाँ पर कॉस्ट कम पड़े, यानी कि आने जाने का खर्चा कम हो, दूरी कम हो, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। मार्केट, पास में मार्केट हो तो वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री लगे। ये जो क्या है, ये रूल होते हैं, नियम होते हैं जो प्रभावित करते हैं इंडस्ट्री लगने को, या क्या है किसी बस्ती के विकास में, तो ये पैटर्न काम आएंगे, ठीक है, इन नियमों को फॉलो करते हैं ये कुछ देखो, ये एग्जांपल्स दिए मैंने इसके लिए। फर्स्ट है क्रिस्टलर्स सीपीटी ला, ये किसको अर्बन हायरार्की को एक्सप्लेन करता है कि कैसे अर्बन की हायरार्की होती है। वॉन थ्यूनेन का मॉडल है जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है मॉडल है, ये लैंड यूज पैटर्न को डिफाइन करता है कि पहले कैसे एग्रीकल्चर एरिया होता है, फिर मार्केट आती है, फिर ऐसे ऐसे वुड एंड ईंधन, ऐसा कुछ है, ईंधन लकड़ी वाला आएगा। थर्ड है वेबर्स इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी, ये क्या एक्सप्लेन करती है, वही इंडस्ट्री का जो प्लेसमेंट है वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कॉस्ट, इनसे क्या इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित करते हैं। मार्केट हो गया, सस्ता श्रमिक, जलवायु, ये सब उसके इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। एंड अपना फोर्थ है डिटर्मिनिज्म व्यू। डिटर्मिनिज्म व्यू इसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर निश्चयवादी व्यू क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो एक दूसरे के समानुपाती होती है। क्या कहते हैं कि अगर पर्यावरण जो नेचुरल कंडीशन है ना वो ह्यूमन सोसाइटी को शेप देती है, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वैसी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएगी, ओके। जहाँ पर अच्छी मात्रा में क्लाइमेट है, पानी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है, जलवायु अच्छी है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, राइस की कल्टीवेशन होगी, जहाँ पर ब्लैक सोइल है वहाँ पर कपास की खेती होगी, ऐसे ये चलता रहता है। लॉ ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है, ये ग्रेविटेशन मॉडल है, न्यूटन की ग्रेविटी के मॉडल पर बेस्ड है ये। जो लोगों का जो मूवमेंट है गुड्स एंड आइडिया का बिटवीन टू प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू देयर साइज, जितना बड़ा साइज होगा ना उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, अपना वो होगा मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड आइडियाज़, ठीक है। वो होगा इंटरेक्शन होगा स्थानिक। डिस्टेंस ए बी सी, तीन एरिया है, ए के लोग को कहीं जाना है, मान लो मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाना है, तो वो प्रेफर किसको करेगा, बी को करेगा, सी को नहीं करेगा, क्योंकि ये दूर है, इसकी लागत ज़्यादा पड़ेगी, कॉस्टली भी है, दूर भी है, तो ये इसका इंटरेक्शन कम होगी इसके साथ, लेकिन इस ये इंटरेक्शन इस बी की ए के साथ होगी, इसकी इस ए के साथ होगी, ठीक है।
लॉ ऑफ डिफ्यूजन है जो हैगस स्टैंड ने 1953 में दिया। इसके अंदर बताता है कि कैसे इनोवेशन आइडियाज डिजीज फैलते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। एंड अब है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो इसकी थ्योरीज ऑफ पॉजिटिविज्म गाइज वहीं आ रहा है, बार बार मतलब रिपीट होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन सारा करना है अपने एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर ऑफ व्यू के, ठीक है। फर्स्ट है स्पेशल साइंस थ्योरी, विलियम बग्गे ने दी थी ये जो अपनी थ्योरी है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने जो जियोग्राफिकल फेनोमेना या स्पेशल साइंस थ्योरी दी, स्थानिक मॉडल्स या भूगोल को समझने के लिए उन्होंने मॉडल दिया। स्पेशल साइंस थ्योरी भूगोलिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यही दिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है अपने पेपर में, तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटेंगे। ये बहुत अच्छा एक अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है। थोड़ी थोड़ी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके हाईलाइट कर देना, उसकी क्या कहते हैं इसको, जो हेडिंग है, ठीक है। सेकंड है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये क्या है, वोल्टर क्रिस्टोलर ने 1933 में दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक्सप्लेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज एंड टाउन इन ए रीजन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्विस दे प्रोवाइडेड। जो इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके बेस पर सिटीज एंड टाउन का क्या करते हैं, ये रीजन बे के बेस पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सा पैटर्न बताया था, हेक्सागोनल पैटर्न बताया था सिटीज एंड टाउन्स का लेयर्स में, ठीक है। जो लार्जर सिटी होगा वो किसको मार्केट एरिया है, वो सर्व ब्रॉडर मार्केट एरिया, ठीक है। और थर्ड है वॉन थ्यूनेंस एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल, 1826 में दिया था। इन्होंने लैंड यूज पैटर्न को बताया था अपने भूमि उपयोग के बारे में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बाजार की दूरी के आधार पर कैसे किया जाता है। इसने ये पैटर्न दिए थे, डेयरी और एंड वेजिटेबल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रेन्स एंड फील्ड क्रॉप्स, रैंचिंग, लाइव स्टॉक। जो हो गया डेयरी एंड वेजिटेबल सही मार्केट के पास में होगा, ठीक है, बीच में मार्केट, फिर डेयरी वाला, फिर ये फॉरेस्ट आ जाएगा, फिर ग्रेन्स, फिर रैंचिंग। और रूरल लैंड यूज प्लानिंग में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है अपना ये इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल बाय वेबर। इन्होंने ये दिया था, इसमें क्या इंडस्ट्री के लोकेशन किसके द्वारा प्रभावित होता है ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। बिजनेस डिसाइड वेयर टू लोकेट बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, आने जाने की सुविधा अच्छी है, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्री लगाते हैं। लेबर हो गया, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स हो गई, तो वहाँ पर हमने इंडस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है इट एग्जामाइन एज्यूम्स इंडस्ट्री एम टू मिनिमाइज कॉस्ट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारे जो क्या है, हमारी लागत कम हो लेकिन हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये इसमें यही डिफाइन करना चाहते हैं अपने। और जो है ये प्रेडिकेट इंडस्ट्री विल लोकेट, इन्होंने क्या क्या प्रेडिकेशन की। तो वेबर ने अपने मॉडल में प्रेडिकेट क्या किया कि इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट में बताया है नियर रॉ मटेरियल इफ़ इनपुट आर हैवी, ठीक है। अगर नियर रॉ मटेरियल जहाँ पे हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाए वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगानी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास जो इनपुट है वो भारी है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, वो रॉ मटेरियल के पास लगानी चाहिए। नियर मार्केट इफ़ प्रोडक्ट आर पेरिजेबल, मतलब ख़राब हो जाए जल्दी, कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट करने में महंगे पड़े, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, इनको मार्केट के पास में लगाना चाहिए ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमें प्रॉफिट हो। और जो थर्ड है वेयर चीप लेबर इज अवेलेबल, सस्ते श्रमिक हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाए, वहाँ अपना कारोबार या इंडस्ट्री लगानी चाहिए। और जो फिफ्थ अपना मॉडल है रैंक साइज रूल है, जिप्स लॉ है, 1949 में दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है रैंक साइज रूल। इसके बारे में काफ़ी टाइम में यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कब आया, किसने दिया, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द hierarchical distribution of cities size in a country or region. The second largest city is half the size of the largest, the third size largest is one third, ठीक है। ये कहता है कि जो अपनी फर्स्ट सिटी है ना उसकी 100 है मान लो पॉपुलेशन, तो सेकंड की कितनी होगी, 50 होगी, वन हाफ होगी। जो थर्ड सिटी है उसकी क्या होगी, 25 होगी। ये ऐसे होगा, जो फर्स्ट सिटी है ना, जो सेकंड सिटी होगी वो फर्स्ट सिटी की हाफ होगी,
ठीक है। और इसका रूल है, ये है इसका रूल। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके हम सिटी के निकाल सकते हैं। मान लो हमें कोई भी पीएन ज्ञात करनी है, कोई भी फर्स्ट सिटी है, मान लो उसकी क्या कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट सिटी है, उसकी पॉपुलेशन अपनी हो गई 50,000 है जैसे, और हमें थर्ड की या सेकंड की निकालनी है, तो सेकंड को क्या करेंगे हम, सेकंड सिटी को हम इससे डिवाइड करते हैं। सेकंड को डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। ये होगी अपनी सेकंड। ऐसे करके हम थर्ड की फोर्थ की निकाल लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ अपना ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि दो स्थानों के बीच का जो संचार है वो प्रोपोर्शनल होता है साइज के अकॉर्डिंग, और जो दूरी होती है, अगर दूरी ज़्यादा है, एक इसकी यहाँ से दूरी ज़्यादा है, तो इनके बीच में क्या है, संचार या कम्युनिकेशन क्या होगा, कम होगा, घटेगा, ठीक है। अगर ए और बी की दूरी कम है, दोनों पास पास है, तो इनके बीच में क्या है, व्यापार ज़्यादा होगा। और क्या है, स्पेशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, प्रवाह ज़्यादा होगा बातों का, कम्युनिकेशन, कुछ भी चीज़ का लगा लो आप, ठीक है। डिफ्यूजन मॉडल क्या है, डिफ्यूजन मॉडल इनोवेशन बताता है कि कैसे टाइम के साथ साथ टेक्निक्स, बीमारियां और फैलती है। बीमारियां जैसे हम क्या है, एक अपने कोविड को ले लो, कोविड संपर्क में आए थे एक दूसरे के, तो मैं क्या हुआ, कोविड फैला, वरना नहीं फैलता। कोई भी मान लो नया फैशन आता है, हम देख देख कर उसको, हाँ उसने ऐसी चीज़ पहनी है, मैं भी ऐसी ड्रेस लाऊंगी, ऐसा कुछ करूँगी, तो वो क्या डिफ्यूजन हो जाता है। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि गांव में किसी ने अच्छे कोई मान लो टेक्निक का यूज़ किया है या बीज का यूज़ किया है, जब हमें पता चलता है कि किसी किसान को कि हाँ उसने ये बीज यूज़ किया है या ये टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कार्य कर रहा है, तो हम भी उसको देखकर वैसी टेक्निक अपनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे करके डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, विचारों का, टेक्निक्स का। तो अब इसके डिफ्यूजन मॉडल के तीन स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है, जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्या है, जब कोई इनोवेशन या टेक्निक पहली बार शुरू होती है, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है, आईफोन चल रहा है, आईफोन 17 लॉन्च हुआ है क्या, उसकी चल रहा है, हाँ ये लेना है, ये लेना है, तो इसकी लहर आई हुई है अभी। फिर पहला ये हो गया प्राइमरी स्टेज। एक्सपेंशन मॉडल क्या है, जब यह बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाता है। सेचुरेशन मॉडल, जब सेचुरेशन स्टेज, जब इसका प्रसार धीमा पड़ जाता है। मैं इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। शायद 2018-19 के आसपास जियो आया था। जियो जियो का क्रेज़ कितना बड़ा था, तो ये पहले इसकी प्राइमरी स्टेज थी 2017 के आसपास, 16-17 के आसपास। और 20 में क्या हुआ, 2019 से 20 के बीच उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आज के सैचुरेशन स्टेज में इसका प्रसार धीमा पड़ गया है। लोग कुछ और ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, सैमसंग S24 ले रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की एक प्रसार होता है, डिफ्यूजन होता है टाइम के साथ, उसका पहले एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सैचुरेशन स्टेज आ जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एट्थ अपना बर्गेस कंसेंट्रिक जोन मॉडल। बर्गेस ने 1925 में कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था। इन्होंने इसमें क्या किया कि अर्बन लैंड यूज़ की जो स्ट्रेटेजीज है या उसको जोन को डिफाइन किया था, कैसे एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके आसपास अलग अलग एरिया है वो डेवलप होते हैं या होते हैं। जैसे पहले होता है सीबीडी, होता है सीबीडी क्या है, एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पर हमें सब टाइप की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन क्या है, इसके पास क्या है, इसमें जो ट्रांजिशन, इसकी भी थोड़ी बहुत सुविधा होगी, और दूसरा जो वर्किंग क्लास है इसकी भी थोड़ी बहुत क्या विशेषताएं होगी। और ये फोर्थ हो गया अपना मिडिल क्लास जोन। इसमें मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। इसमें वर्किंग क्लास है, जो लोग काम करते हैं, सर्विस वाले होते हैं, वो होते हैं। ये कम्यूटर जोन, यहाँ पर कम्यूटर जोन क्या है, ये एक कम्यूटर जोन होता है जहाँ पर एक सैटेलाइट सिटी के तौर पर काम करता है, ठीक है। और नाइन्थ अपना कोर पेरिफेरी थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी, एक अर्बन जियोग्राफी की, जॉन फ्राइडमैन ने 1966 में दी थी। और इसमें क्या है, कोर, एक कोर एरिया होता है, एक होता है पेरिफेरी, ठीक है। पेरिफेरी कोर एरिया है, वो सेंटर होता है सब चीज़ों का, हाई वेल्थ एरिया होता है, डेवलप्ड एरिया होता है। लेकिन पेरिफेरी क्या है, पुअर होता है ये, इसके पास सर्विस नहीं होती, यहाँ पर बीमारियाँ फैली होती है, लोग गरीब होते हैं, सर्विस की बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमी होती है, तो ये इस पर डिपेंड रहता है। कोर एरिया ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन होता है ऐसे, तो ये बताता है, ठीक है।
डोमिनेट कौन है, कोर है, और डिपेंड कौन सा है, पेरिफेरी रीजन है। पेरिफेरी लेस डेवलपमेंट एरिया, बैकवर्ड एरिया होगा, ठीक है। अब आ गया अपना लो एंड मॉडल हो गए अपने। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, इसकी क्या क्रिटिसिज्म है। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म है फर्स्ट है वो है अपनी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का कहीं पर भी इन्होंने क्या महत्व नहीं दिया, ओनली इन्होंने क्या है, साइंस को महत्व दिया है, ठीक है। साइंस ये साइंस वो, लेकिन मानवतावाद को इन्होंने नकार दिया है, मानव का कोई स्थान नहीं है इस मॉडल में। सेकंड है अपना लेक ऑफ लेक ऑफ कंसिडरेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को कोई नहीं मानता, वैल्यू को नहीं मानते, ट्रेडिशंस को नहीं मानते, रिलीजियंस हो गए, इनको सबको क्या है, ये नहीं मानते हैं, इनको नकार देते हैं। मानवतावाद समाजवाद को ये एक्सेप्ट नहीं करते, न्यूट्रल है, ओनली साइंस में साइंटिफिक मेथड्स ही मान्य हैं। इग्नोरिंग इग्नोरिंग करते हैं हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, उनको ये मान्यता प्रदान नहीं करते कि इतिहास में क्या रहा है, उनको ये बिल्कुल नहीं मानते, ओनली साइंस को ही मान्यता प्राप्त करते हैं। और जो फोर्थ है वो क्या है, यूरोसेंट्रिक एंड वेस्टर्न बायस, और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री पर लागू हो सकता है, उनके बीच में, ठीक है। और फिफ्थ है क्रिटिसिज्म फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी आई ना, तो उसने इसका आलोचना की। मानवतावाद आ गया, रेडिकलिज्म आया, तो उसने इसको प्रत्यक्षवाद को नकार दिया। 1980 के बाद इसका कोई भी महत्व नहीं रहा, इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, आलोचना हुई। तो अब कंक्लूजन के तौर पर देख लेते हैं। पॉजिटिविज्म इज ए पावरफुल अप्रोच विच हेल्प जियोग्राफी टू डेवलप टू मैनी स्पेशल मॉडल दैट एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड पैटर्न। हाँ, तो क्या है, पॉजिटिविज्म के तहत क्या हुआ कि स्पेशल मॉडल का विकास हुआ, स्पेशल मॉडल आए जियोग्राफी में, जियोग्राफी को साइंस बनाया, जियोग्राफी सामाजिकता से वैज्ञानिकता की ओर बढ़ी, और इसने क्या रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, रियल वर्ल्ड पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया। पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन साइंस एंड एक्सपेरिमेंट, साइंस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो गाइज ये अपना मॉडल आज कंप्लीट हो चुका है। वैसे पॉजिटिविज्म को मैं तो सही मानती हूँ, जैसे ये पॉजिटिविज्म अगर अपने जियोग्राफी में आया, तो जियोग्राफी में क्या है, स्टेटिस्टिकल आया, ठीक है, स्टेटिस्टिकल आ गया अपना, मॉडल्स आए, थ्योरीज आए, बिना मॉडल्स थ्योरीज के क्या जियोग्राफी पढ़ने, इनके द्वारा हमें कितनी अच्छी अच्छी बातों का पता लगा, कितना अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन 1980 के बाद में क्या हुआ कि 1980 के बाद में, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी, 1980 के बाद में मानवतावाद ने इसका विरोध किया कि मानव का कोई स्थान नहीं दिया। क्रांति रेडिकलिज्म ने इसको नकार दिया, पोस्ट पॉजिटिविज्म ने इसको नहीं माना, आलोचना की। मानवतावाद समाजवाद का कोई पक्ष नहीं रहा, इसलिए इसकी आलोचना हुई, ठीक है। लेकिन ये साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है अपने जियोग्राफी में, तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।